बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान सजाद राजा साहब हैं, जो कि इससे गुज़िश्ता रोज़ जो है ना मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे। उनके प्रोग्राम पर कुछ बड़ी पॉजिटिव सी फीडबैक आई है और कुछ ऑफ कोर्स एज़ इट हैपेंस कुछ नेगेटिव भी आई है। एंड ये जो भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं या कोई भी प्रोग्राम हो, उस पर पॉजिटिव भी फीडबैक आती है और नेगेटिव भी। और अब जिन लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नेगेटिव दी है उनका भी शुक्रिया। लेकिन उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले सजाद राजा साहब को वेलकम करता हूँ। सजाद सजाद राजा साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नमस्ते, सत श्री अकाल। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि मैं जो क्रिटिक्स हैं उनकी किसी बात का जवाब दूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने ऑलरेडी प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब, एक क्रिटिक ने ये बात कही है कि आपने कौन-सी नई बात कही है इस प्रोग्राम में? सारी पुरानी बातें हैं, तो कोई नई तो बात नहीं है इस प्रोग्राम में। मैं बड़े अदब से ये कहना चाहूँगा कि हम इस प्रोग्राम में हिस्ट्री बयान कर रहे थे। तो हिस्ट्री ज़ाहिर है कि पुरानी बातों पर होती है। सिर्फ़ ये होता है कि एक हिस्ट्री वो है जो मुतालिए पाकिस्तान में बयान की गई है। एक वो हिस्ट्री है जो सच्ची है। हम वो हिस्ट्री बयान कर रहे थे जो सच्ची है। तो ज़ाहिर है कि वो बातें आपके लिए पुरानी होंगी। तो हम कोई नावल नहीं लिख रहे थे या कोई ऐसी कोई बात नहीं बयान कर रहे थे कि जो एक लिहाज़ से जिसमें नयापन हो। नयापन उसमें था एक, ठीक है जी? जो आप प्रोग्राम कोई भी हो ना, उस पर फिर हिस्ट्री का प्रोग्राम हो जो उस पर फैक्ट्स आते हैं। हमने फैक्ट्स बताए हैं। वो फैक्ट्स व्हिच स्पीक वेरी लाउडली। ये नहीं कि जो पाकिस्तान ने बताया हुआ है, प्रोपेगेंडा किया हुआ है, झूठ का पलंदा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। जिन लोगों ने मुतालिया, मेरी बदनसीबी ये है कि मैंने मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं बचपन में यहाँ आ गया था। तो इसलिए मेरे सोचने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। तो हम इस प्रोग्राम में पहली बात ये है कि हमने एक बात ये किया है कि वी हैव एक्सपोज्ड द प्रोपेगेंडा ऑफ पाकिस्तान एंड वी प्रेजेंटेड फैक्ट्स। और फिर ये भी है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि महाराजा जम्मू कश्मीर को रियासत की जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक नहीं था। तो राजा साहब से ने हमने दरख्वास्त की थी, उन्होंने ये भी वज़ाहत की थी दोबारा, इटरेट किया था विद एविडेंस के महाराजा को हक था। और आज मेरे पास एक कोट भी है जो आज़ाद कश्मीर वाले बहुत से मानते हैं कैच खुर्शीद साहब को। मैं उनके किरदार पर बहस नहीं करूँगा, लेकिन एक उनका एक कोट जो है ना, टाइम मिला तो मैं वो कोट पेश करूँगा। तो फिर अब अगर देखा जाए तो उस प्रोग्राम में हमने ये भी कहा था कि क्या जो 20th सेंचुरी की स्ट्रैटेजीज़ थी, आर दे रेलेवेंट इन 21st सेंचुरी? क्या सेकंड जनरेशन की वॉरफेयर के जो टूल्स थे वो आर दे रेलेवेंट व्हेन द 5th जनरेशन की वॉरफेयर यूज़ हो रही हो? तो फिर एक साहब ने कहा था जी, भी बंदूक तो आजकल भी चलती है। येस, बंदूक कैन बिकम पार्ट ऑफ द 5th जनरेशन वॉर व्हेन अदर टूल्स आर आल्सो अवेलेबल। बंदूक ऑन इट्स ओन विल नॉट वर्क। तो ये बातें हमने सारी बातें की थी, सेकंड जनरेशन की बात की थी, फ्यूचर के बारे में बात करने वाले थे तो टाइम खत्म हो गया था। तो राजा साहब, आपने इस बात पर, ये जो कि अभी मैंने कहा, इस पर कुछ तो नहीं कहना चाहते? नहीं सर, आपने बड़ी अच्छे तरीके से वजाहत कर दी है। ये खास तौर पे हमने जो सेकंड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की बात की थी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नई बात है और हमने लोगों को, आवाम को ये समझाने की कोशिश की थी कि आज फिफ्थ जनरेशन का ज़माना है और ये बंदूक उठा के जो मुसल्लह जदोजहद करना और तखरीबी कार्रवाइयाँ करना, दहशतगर्दी करना, ये सेकंड जनरेशन वॉर है। और क्या आज के ज़माने में, फिफ्थ जनरेशन वॉर के ज़माने में, हम सेकंड जनरेशन वॉर लड़ सकते हैं? तो ये सवाल हमने अवाम के लिए छोड़ दिया था कि वो खुद तहकीक करें और खुद फैसला करें। तो इसके अलावा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो वही होती है जो हकायक है, हम तो वो बयान करते हैं, इसलिए उसमें तो कोई हम उसको तोड़-मरोड़ के तो पेश कर नहीं सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से वज़ाहत कर दी है, बहुत अच्छा शुक्रिया। जनाब, असल में देखिए ना, ये जिस आदमी ने, एक से ज़्यादा आदमी ने बात की है, भाई उनको ये समझ नहीं आती कि जब ये बयान करते हैं, अच्छा जी टीपू सुल्तान ने ये किया था, ये पुरानी बात नहीं है। कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये बात की थी, क्या वो पुरानी बात नहीं है? कायदे आज़म साहब ने ये फरमाया था, वो पुरानी बात नहीं है। लेकिन सज्जाद राजा ने बात कर दी है तो वो पुरानी हो गई है। अच्छा, मैं कैश खुर्शीद का भी कोट काट दूँ ताकि सबको पता चल जाए। ये नहीं, बहुत कम लोगों को ये पता है। इस खत की मैं बहुत सी चीज़ें आप स्टिल अपने पास रखना चाहता हूँ
KH खुर्शीद साहब को जब भेजा गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने श्रीनगर भेजा, तो उन्होंने वहाँ से 1 सितंबर 1947 को श्रीनगर से एक रिपोर्ट भेजी उनको, ठीक है? उस रिपोर्ट का मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। KH खुर्शीद साहब कहते हैं, द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन therefore was and remains that it is the ruler as the head of an Indian state who can negotiate on behalf of his state and take the final decision to join one or the other dominion, यानी या इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे, तो ये फैसला हेड ऑफ स्टेट ने करना, यानी कि प्रिंसली स्टेट ने। वो कहते हैं कि 500 odd states that have acceded to Indian Union and others which have acceded to Pakistan have followed the same procedure. This cannot be modified or changed except by agreement between the two dominions and with the concurrence of the rulers of Indian states. ये कौन कह रहे हैं? KH खुर्शीद साहब, जिनके मानने वाले बहुत हैं, या कम से कम वोट नहीं अगर उनको देते थे तो कम से कम उनकी बातों को मानने वाले हैं। वो भी ये कह रहे वोट नहीं देते थे लेकिन मानते थे। हाँ, लेकिन वो भी ये क्या कह रहे हैं कि अगर 500 से ज्यादा रियासतों ने ये किया है, तो वो जम्मू कश्मीर के लिए नया कानून कहाँ से आ गया है? फिर मैंने एक आदमी ने ये किया, जी आप क्यों कहते हैं इनको इनको क्या कहते हो, फुट सोल्जर्स? फुट सोल्जर्स में कोई गाली तो नहीं देता किसी को। हम ये भी कहते हैं, या कहते हैं कि ये दानिशखोर, वो जो आदमी इन सारी चीज़ों को इनकार करता है कि रियासत के सरबराह को फैसला करने का हक नहीं है, तो उसको दानिशखोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दानिशमंद है। भाई कितने टर्न्स ऑफ एविडेंस, लेकिन वो स्टिल इनकार कर रहे हैं। एनीवे लीव दैट असाइड, हमने अपना बयान कर दिया। तो राजा साहब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो ये है, भाई पिछले प्रोग्राम में हमने इस तक बात की थी कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को हमला किया, यानी जो भी हमले हुए इसी तरफ से हुए, उस कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। 65 की भी हमने ज़िक्र कर दिया था। क्या इस पर आप मज़ीद रोशनी डालना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों ने किस तरीके से बंदूक ख्वाह उन्होंने किसी जगह से आप तो घर में बंदूक नहीं बनाते, मैं भी नहीं बनाता, तो किसी से ली होगी, ठीक है? किसी से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली होगी, तो वो यूज़ करने के लिए गए। तो इस पर मज़ीद और क्या-क्या हुआ कि इधर के कितने लोगों ने उस तरफ जाकर ये वादी कश्मीर को आज़ाद कराने की कोशिश की, या किस जम्मू को आज़ाद कराने की कोशिश की, या लद्दाख को आज़ाद कराने की कोशिश की? इस पर कोई रोशनी डालेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, ये जो रियासत जम्मू कश्मीर का तनाज़ा है, इसमें हमारी बदनसीबी है कि पाकिस्तान का किरदार हमेशा बड़ा मुनाफिकाना और मनफी रहा है, और पाकिस्तान के किरदार की वजह से ही हम आज तक इस मसले को हल नहीं कर पाए। आपका फ़ोन है सर? जी, बंद कर दिया। अच्छा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि पाकिस्तान ने, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि 1947 में हमला किया जिसकी वजह से मसला पैदा हुआ। अगर पाकिस्तान हमला ना करता तो रियासत जम्मू कश्मीर का कोई तनाज़ा ही नहीं था। महाराजा हरी सिंह ने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बना रखी थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी काम कर रही थी, और महाराजा हरी सिंह की कोशिश ये थी कि जो सियासी हलके हैं रियासत के, उन्हें एतमाद में लिया जाए और कंसेंसस डेवलप किया जाए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रियासत के मुस्तकबिल का तयन किया जाए, जिसपे अवाम और हुकूमत एक पेज पे हो। तो ये बुनियादी तौर पे बहुत ही खूबसूरत एक अरेंजमेंट थी जो की जा रही थी, और हमारी जो हुकूमत थी 1947 में, उस हुकूमत का ये प्लान था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को हम एशियन स्विट्जरलैंड बनाएंगे। ये उनका इरादा था, ये उनका मकसद था। और इस प्लान को बुनियादी तौर पे रियासती सियासतदानों ने काबिज़ कुव्वतों, जो आज हमारी काबिज़ कुव्वतें हैं, उनके साथ मिलकर और बरतानवी साम्राज्य के साथ मिलके इस प्लान को तहस-नहस किया, और जो वादे वईद किए उनकी जो आज सूरत-हाल है वो सारी दुनिया के सामने है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। तो बुनियादी तौर पे पहले पाकिस्तान ने हमला किया, बंदूक पाकिस्तान ने वहाँ पे भेजी अपनी फौज की क़यादत में, कबायली लश्करों ने हमला किया, पाकिस्तानी शहरियों ने हमला किया, रियासत में कत्ल-ओ-गारतगरी की, लूट-मार की, औरतों को अगवा किया और इस्मत दरी की। जो कुछ हुआ वो एक अब तारीख है, सारी दुनिया को पता है। तो ये सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला आज तक जारी है। जब
सीज फायर हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत को बैठा के सीज फायर की कंडीशन जो है वो पेश की यूएनसीआईपी की रेजोल्यूशन 13 अगस्त 1948 को जो आई, जिस पे पाकिस्तान और भारत ने एग्री किया। तो सीज फायर के बाद मतलब जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी छोटा मोटा कोई जैसे झड़पें, छोटी मोटी झड़प हो जाती है, उसके अलावा पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मौके पे ये अभी 1989 की जो मूवमेंट चली, ये तो फिर बाज़ाब्ता ओपन सारा कुछ हो गया, लेकिन इस दौरान 1948 के सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने बेशुमार मौके पे यहाँ से मुसल्लह दहशतगर्द वादी में कश्मीर वादी में भेजने की कोशिश की और कश्मीर वादी में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की, वहां पे टेररिज्म को प्रमोट किया और वहां पे मिलिटेंसी को डेवलप करने की कोशिश की। नहीं, तो ये कोई हमेशा से पाकिस्तान का ये तर्ज वज़ाहत अमल करें ना रहा कि है। वज़ाहत करें ना कि मतलब कौन से यानी दहशतगर्द भेजते रहे, या कौन सी टीमें जाती रही हैं 1947 के बाद, या उसके कब हुआ ये 28 के बाद? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो अब सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो 1965 में इन्होंने यहाँ से बंदे दाखिल किए, इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से और ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से इन्होंने मुसल्लह दहशत गर्दों को वहां पे भेजा और वहां पे अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की। यानी और ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात कर रहे हैं आप, ठीक? ऑपरेशन जिब्राल्टर, जी सर। लेकिन जो बाज़ाब्ता तौर पे एक सियासी, ये तो मतलब था ना कि जो रियासती सतह पे पाकिस्तान अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से करवाता था लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे एक सियासी मूवमेंट जो है वो 19 बाज़ाब्ता तौर पे 1965-66 में एक मूवमेंट यहाँ पीओजेके के अंदर, पीओजेके और जीबी के अंदर डेवलप की गई, रायशुमारी के नाम पे एक सियासी मूवमेंट बनाई गई और उसका नाम वो शेख अब्दुल्ला साहब ने, जो शेख अब्दुल्ला साहब के लेफ्टिनेंट थे वो अफजल बेग साहब, उन्होंने वहां पे जब शेख अब्दुल्ला साहब को गिरफ्तार किया गया जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे महाजरा शुमारी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो उस महाजरा शुमारी को वहां से इंपोर्ट किया गया और यहाँ पे सियालकोट में उसका कन्वेंशन करके उस महाजरा शुमारी को यहाँ पे कायम किया गया। अब देखें ना, महाज राय शुमारी किस चीज पे होनी थी? जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थी, तो वो अगर अगर कोई महाज आज़ादी बना लेते या कोई कौमी आज़ादी की कोई जिदोजहद शुरू कर देते या कौमी यकजहती की या कौमी वादत की बहाली की कोई तहरीक शुरू करते, तो कोई बात समझ में आ सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि महाज राय शुमारी होनी चाहिए। तो राय शुमारी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि अवाम ये फैसला करें कि उन्होंने भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का प्लान ये था कि चूंकि रियासत बुनियादी तौर पे मुस्लिम अक्सरीती इलाका है, तो मुसलमान जो है वो चूंकि एक माहौल भी बना दिया गया था, दो कौमी नजरिया और मुसलमान हिंदू दुश्मन आपस में और इकट्ठे नहीं रह सकते, और कहानियां गढ़ के और वो किस्से बना के जो बताए गए और लोगों को, और फिर जो एजेंसीज ने जिस तरह काम किया, ब्रिटिश एम्पायर भी इसके पीछे थी। तो ये सारी तहरीक जो है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ये समझता था कि ये राय शुमारी की तहरीक को अगर हम प्रमोट करते हैं तो एंड ऑफ द डे इसका फायदा पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि अगर राय शुमारी हो जाती है तो फिर रियासत के मुसलमान पाकिस्तान के हक में वोट देंगे, उनकी मेजॉरिटी, और यूं पाकिस्तान राय शुमारी जीत जाएगी। प्रोफेसर लेकिन पाकिस्तान प्रोफेसर साहब, यहाँ पर 2 इश्यूज़ हैं। पहली बात है कि जो माजरा शुमारी, इसका नाम रखा गया था माजरा शुमारी बराए आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, ये दूसरे लफ्ज़ों में इसका दायरा इख्तियार जो था इस तरफ था, सीज़ फायर लाइन के इस तरफ, ठीक है जी, एक बात। और ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए थी, ना कि किसी की तरह की यानी अस्करियत के लिए या यानी बंदूक के इस्तेमाल के लिए नहीं थी। तो आप तो कह रहे थे ना कि दहशतगर्दी के लिए लोगों को भेजा गया, तो यहाँ तो ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट थी ना। और फिर सर ये मैं बात ये भी अर्ज आती है, साथ ये भी आती है कि पाकिस्तान, ये अगर रायशुमारी होती है, उसकी पहली शर्त तो ये थी कि पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें निकालनी है। अगर फ़ौजें नहीं निकालेंगे तो रायशुमारी कैसे आएगी? तो ये 3 पॉइंट्स हैं, मैं अगर इसको डील करें प्लीज़। मैं यही बात करने वाला था कि पाकिस्तान ने जब ये कहा कि ये समझा जी कि राय शुमारी जो है वो पाकिस्तान के हक में जाएगी, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट
इस चीज को समझने से कासर रही कि रायशुमारी तो उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक पाकिस्तान अपनी अफवाज और अपने शहरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर से ना निकाले, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ये बुनियादी शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी अफवाज और अपने शहरी रियासत में से निकाले, फिर भारत अपनी अक्सरीती फौज निकाल ले, कुछ फौज रियासत के अंदर रखे अमन और अमान के क्याम के लिए, और उसके बाद लोगों को आपस में मिलने जुलने दिया जाए और फिर कुछ अरसे के बाद रायशुमारी हो। ये प्लान था जो अब इस पे क्या हम बात करें, तो पूरी दुनिया को पता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हुँ, हर आदमी के सामने हैं। तो पाकिस्तान ये समझता था कि फिर कोई ऐसा माहौल बना दिया जाए अपने पाकिस्तान के जो फैसिलिटेटर्स या आप जिनको फुट सोल्जर्स कहते हैं, उन फुट सोल्जर्स के जरिए पाकिस्तान ये चाहता था कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि अवाम की तरफ से एक मुतालबा आए जी कि नहीं रायशुमारी होनी चाहिए और पाकिस्तान को भारत के बराबर रियासत के अंदर दर्जा दिया जाए, मुकाम दिया जाए, और पाकिस्तान फौज अपनी ना निकाले और इसी तरह कोई रायशुमारी हो जाए। इस तरह का चक्कर पाकिस्तान का वट जो भी प्लान था, मतलब ये तो इनकी अपनी कैलकुलेशन थी या अपनी प्लानिंग थी जो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन आपने जो दूसरी बात की सर, महाजरा शुमारी बुनियादी तौर पे अगरचे एक सियासी जमात थी और उसका एक सियासी प्रोग्राम भी था, लेकिन महाजरा शुमारी के अंदर खास तौर पे ऐसे लोग मौजूद थे जो महाजरा शुमारी के प्लेटफॉर्म से मुसल्ला या अस्करी जिदोजहद करना चाहते थे, जिसमें मकबूल भट्ट साहब सफ़े अव्वल में हैं। मकबूल भट्ट साहब ने उसकी क़यादत की और मकबूल भट्ट साहब ने अपनी महाजरा शुमारी के अंदर बाकायदा तौर पे नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक अस्करी तंजीम भी बनाई और फिर वो अपनी बाज़ाब्ता कार्रवाइयाँ भी शुरू की। मकबूल भट्ट साहब ने यहाँ से जाके फिर कश्मीर में यहाँ से बंदूक लेकर गए और कश्मीर में जाके उन्होंने वहाँ पे आप उसको मुसल्ला जदोजहद कह लें, उस जमाने में तो चले मैं ये तस्लीम करता हूँ कि वो जमाना ऐसा था कि उसमें मुसल्ला जदोजहद का एक तस्वर मौजूद था। बहरहाल मकबूल भट्ट साहब ने वो मुसल्ला जदोजहद की, लेकिन वो बात जरा आगे चली जाती है डॉक्टर साहब, इससे पहले बहुत सी चीजें समझने की जरूरत अच्छा है अच्छा अच्छा, कि एक मिनट महाज जी जी थोड़ा-सा जी एक जी सवाल ये था, मकबूल भट्ट उधर गए बंदूक लेकर, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माज़ राशुमारी के दोस्तों से मेरी अच्छी ये अंडरस्टैंडिंग रही है और अब भी है। ये यानी माज़ राशुमारी ने बहसीत जमात किसी तरह का कोई अस्करी शोबा नहीं बनाया था। ये मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ। उनके बड़े लीडरों से मेरी बातचीत हुई है। ये बाद में पता चला कि यानी कुछ लोगों ने, जिनमें मकबूल भट्ट साहब थे, मामूनुल्लाह खान साहब थे, कुछ और लोग थे, फिलहाल 2 ही के नाम बताते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये 2 थे भई जिन्होंने इन आदमी और भी थे। तो कहते हैं कि खुफिया तौर पर बनाई, दूसरे लफ्ज़ों में माज़ की जो इलेक्टेड जो लीडरशिप थी, उनके इल्म में लाए बगैर ये ग्रुप जो है बनाया गया विदिन महाज़। तो इस पर नहीं, आप कुछ बाद में सर डॉक्टर साहब देखे ना कि बाद में तो मकबूल भट्ट साहब इसके प्रेसिडेंट भी बने मरकजी, जो यहाँ का महाजरा शुमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, और मकबूल भट्ट साहब ने दूसरे लफ्जों में उसको उनके फैसलों को तस्लीम नहीं किया या उन फैसलों के साथ फिर लोग एग्री कर गए, लेकिन उस पे बाद में बात करते हैं क्योंकि ये भी एक डिबेटेबल चीज है और इसको समझने की जरूरत है। और आज के नौजवान को खास तौर पे डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम जो लोग तो हमारे क्रिटिक्स कहेंगे कि हम पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं, लेकिन आज का जो नौजवान है उसको ये समझने की जरूरत है कि हमारी रियासत का, हमारे मुल्क का जो मसला पैदा हुआ है ये क्यों पैदा हुआ, किस तरह उलझा और आज हम जिस चौराहे पे खड़े हैं वो वहां तक कैसे पहुंचे और क्यों हम अपनी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो महाजरा शुमारी का क्याम आज खुद डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आप कहेंगे या बाकी लोग ये कहेंगे जी कि एक सियासी जमात का क्याम किस तरह सवालिया निशान है। तो डॉक्टर साहब सवालिया निशान इस तरह से है कि महाजरा शुमारी आप देखें उसका कन्वेंशन सियालकोट में किया जा रहा है। सियालकोट ऐसी कौन सी जगह थी कि जहां पे महाजरा शुमारी का कन्वेंशन करना जरूरी था। ये कन्वेंशन मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, गिलगित में या स्कर्दू में क्यों नहीं किया गया। रावलाकोट, कोटली, भिम्बर कहीं भी पीओजेके के अंदर, पीओजीबी के अंदर कहीं भी ये कन्वेंशन किया जा सकता था। जो जो रियासत है, रियासत के अंदर ये कन्वेंशन होना चाहिए था, लेकिन ये कन्वेंशन सियालकोट में किया गया। अब आप इसको, मुझे नहीं पता कि आप इसको किस नजर से देखेंगे,
मेरे साथ अहबाब एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखिए हर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो उसमें एक तो वो होता है जो आप ऐलान करते हैं, जो आप पासनामे पढ़ते हैं, जो आप करारदादे मंजूर करते हैं, जो आप तकारीर करते हैं। एक तो वो मैसेज होता है जो आप दुनिया को देते हैं। लेकिन एक बिटवीन द लाइंस आप मैसेज एजेंसीज को और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को और आलमी अदारों को दे रहे होते हैं। और वो बिटवीन द लाइंस मैसेज जो महाजर शुमारी के क्याम का था वो ये था कि महाजर शुमारी ये कहना चाह रही थी कि वी आर अ पपेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग टेकन बर्थ इन पाकिस्तानी लैब। मतलब सीधी सी बात है डॉक्टर साहब के पाकिस्तान के अंदर जो एक पार्टी एक तंजीम बनाई जा रही है उसका क्या मतलब है? जाहिर है कि वो पाकिस्तान की आशीर्वाद के साथ, वो पाकिस्तान की मदद के साथ, पाकिस्तान की हमायत के साथ, पाकिस्तान की आनत के साथ और पाकिस्तान की मर्जी से बनाई जा रही है, पाकिस्तान की खुशनुदी के साथ वो बनाई जा रही है। तो ये बुनियादी तौर पर ये मैसेज, ये पैगाम दिया जाना, भारत को भी ये पैगाम देना मकसूद था और आलमी दुनिया को भी ये बताया जाना मकसूद था कि पाकिस्तान इतना ताकतवर है और पाकिस्तान के साथ रियासत के इतने लोग हैं कि पाकिस्तान ऐसी तंजीमें बनवा सकता है और उनसे काम करवा सकता है। और इसमें दिलचस्प बात ये भी थी कि मकबूल भट्ट साहब का तल्लक कश्मीर वादी के साथ था और अमानुल्लाह खान साहब का तल्लक गिलगित बल्तिस्तान के साथ था, अब्दुल खालिक अंसारी साहब का तल्लक पीओजेके के साथ था। तो उस वक्त जो तीन बड़ी इकाइयां थी रियासत जम्मू कश्मीर की, उन तीनों में से नुमाइंदगी मौजूद थी। तो पाकिस्तान ये मैसेज देना चाह रहा था कि रियासत के तमाम हिस्सों के लोग बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ है। जम्मू और लद्दाख से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी जम्मू और लद्दाख की बात ही नहीं की है। पाकिस्तान तो सिर्फ ये जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओजेके और पीओजीबी, ये तो पहले से थे और पाकिस्तान कश्मीर को आजाद करवाना चाहता था। तो पाकिस्तान ये बताना चाहता था इंडिया को कि मुसलमान सारे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। तो महाजरा शुमारी, मैं ये कहूंगा अब महाजरा शुमारी खत्म हो गई है डॉक्टर साहब। आज कहाँ है महाजरा शुमारी? महाजरा शुमारी का कोई वजूद नहीं है। तो महाजरा शुमारी अपनी तभी मौत मर गई है। लेकिन महाजरा शुमारी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की कोख से जन्म लेने वाली एक सियासी जमात थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सहूलतकारी थी। और महाजरा शुमारी ने और महाजरा शुमारी के बच्चों ने, महाजरा शुमारी की जो आल औलाद बाद में पैदा हुई, जो महाजरा शुमारी के वतन से, या वो लोग जो सियालकोट कन्वेंशन में मौजूद थे, उन्होंने बाद में जो जमातें बनाई, उनका नजरिया, उनका फलसफा जो है उसने आज हमारी कौमी आजादी की जिदोजहद का और रियासत की वहादत की बहाली की जिदोजहद का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज नौजवान कंफ्यूज है, ये सिर्फ उस महाजरा शुमारी के क्याम की वजह से। क्योंकि महाजरा शुमारी ने क्या नारा दिया? अच्छा कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, विच वॉज टोटली इनअप्रोप्रिएट नारा। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का क्या मतलब है? रियासत जम्मू कश्मीर दो मुल्कों के दरमियान तकसीम है, तीसरे को तो चले अभी हम अलग रखते हैं कि अच्छा, वहां पे ऐसी आबादी नहीं है, प्रोफेसर मैं लेकिन सवाल करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी देर से जी कोशिश सर, कर रहा हूँ जी सर, कि आप किसी जी जगह जी मुझे मौका दें। भाई जी तुम्हें आपने जो प्लीज। बातें की हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। मसलन पहली बात यह है कि सियालकोट में क्यों हुआ? हो सकता है कि मुझे पता नहीं है, तो उसको तो मैं तो छोटा था। हो सकता है कि लॉजिस्टिक का कोई प्रॉब्लम हो, सियालकोट में उन्होंने किया हो। ये ज़रूर बात है कि मसलन कराची से भी लोगों ने आना था, लोन ब्रदर से, दूसरे लोग से, जीएम मीर साहब थे, दूसरे लोग थे, काफ़ी दूर-दूर से लोग आए, पेशावर से लोग आए, रावलाकोट से गए। डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं प्लीज, ये साथ साथ बात करते चले जाते हैं। क्या प्रॉब्लम थी सर? सियालकोट में जो बंदा कराची से सियालकोट पहुंच सकता है, क्या वो भिंबर नहीं पहुंच सकता है? सियालकोट से भिंबर पहुंचने में 1 घंटा और ज्यादा लग जाता है। जो बंदा पेशावर से सियालकोट आता है, वो पेशावर से जितनी देर में सियालकोट पहुंचता है उससे पहले वो भिंबर में या मीरपुर में पहुंच जाता है या मुजफ्फराबाद पहुंच जाता है। तो मतलब एक बंदा कराची से चल के अगर वो सियालकोट आ जाता है तो चलो वो चलो वो चलो ठीक, मैं आपकी बात से समझ गया। लेकिन एक बात जिस पर ज़्यादा लोग इतराज़ करते हैं कुछ, वो कहते हैं कि भई वो सीज़फायर क्रॉस करके गए तो वहाँ की मट्टी को उठाकर उन्होंने अर्ज़ पे। हाँ, ये मैं अभी ये कहने वाला था। डॉक्टर साहब मसला ये था, प्लान ये था कि इन लोगों ने जिन्होंने महाजरा शुमारी बनाई, जिसमें अब्दुल खालिक अंसारी साहब और अमानुल्लाह खान साहब और मकबूल भट्ट साहब, तीन तीन बड़े नाम आते हैं, सियासी किरदार हैं। इन तीनों पे बात होनी चाहिए और आज के नौजवान को ये समझना चाहिए, अवाम को समझना चाहिए कि असल हकायक क्या है। बुनियादी तौर पे प्लान ये था कि महाजरा शुमारी, जिस तरह मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की कोख से जन्म लेने वाली एक सियासी तंजीम थी, और प्लान ये किया गया था कि इस तंजीम के लोगों ने भारतीय जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के इलाकों की मट्टी को उठाना है
और फिर कसम खानी है, उस पे हलफ देना है कि हम ऐ मादर वतन हम तेरी आजादी की कसम खाते हैं। अच्छा, अब ये शायद सीज फायर लाइन पे मुमकिन नहीं था। उस वक्त के हालात, आप कहते हैं कि आप छोटे थे, तो मैं भी छोटा था, बल्कि मैं तो शायद अभी पैदा ही नहीं हुआ था या 1 आध साल का हुआ हूँगा। तो मकसद ये था सर उस वक्त के ये तासर देना था कि हम मतलब प्रैक्टिकली वहां से मट्टी उठा के कसम खा रहे हैं कि हम तेरी मतलब जिस तरह मैंने कहा कि मैसेज देना था इंडिया को और बाकी दुनिया को भी कि जी हम रियासत जम्मू कश्मीर जो भारत के कंट्रोल में है उसको यहाँ हम पर तो आजाद यानी करवाएं। क्या मतलब ये मैसेज देना चाहते थे कि यानी सियालकोट में मीटिंग होती है, ठीक है? वहाँ पर पार्टी को फ़ॉर्म किया जाता है, इसका जो वजूद अमल में लाया गया और हल्फ लेने के लिए वो सीज़ फायर करके उस तरफ गए, ठीक है? ये कहने के लिए तो क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं बिटवीन द लाइन्स भई ये इस साइड की जो रियासत है, वो आज़ाद है, तो वो गुलाम है तो उसको आज़ाद कराना है, मिट्टी हम तुम्हें आज़ाद कराएँगे। ये तो सर देखिए ना डॉक्टर साहब, ये हम जब आज सवाल रखते हैं, इन इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है। देखिए, महाजर शुमारी ने कब आजाद कश्मीर के झंडे से इनकार किया है? महाजर शुमारी ने कब एक्ट 74 को चैलेंज किया है? महाजर शुमारी ने कब नहीं, 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 देखिए मुजफ्फराबाद। कुछ बातें जो है जिनको मैं मुझे पूछना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो कि कुछ बहुत से दोस्त नाराज़ होंगे। भई सियालकोट में वजूद डॉक्टर ज़रूर साहब, आया। मैं अर्ज कर दूं, नहीं, मैं मुझे यहाँ पे सवाल सवाल करने दें मैं प्लीज़। एक बात सर वजाहत कर दूं, नाराजगी की आपने बात की है डॉक्टर साहब। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम उन्नास को मुखातब कर रहा हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी कारकुनों को, आम सियासी कारकुनों को मुखातब कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। और मुझे यकीन है और मेरा ये ईमान है कि ना रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम मेरी बातों से नाराज होते हैं और ना रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी कारकुन मेरी बातों से नाराज होते हैं। मेरी बातों से डॉक्टर साहब नाराज होंगे जिनको आप दानिशौर कहते हैं, वो नाराज होंगे, या मेरी बातों से नाराज होंगे जो सो कॉल्ड लीडरशिप है जिसने आज तक रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को उलझा के रखा हुआ है और जिसने गुमराह किया है सियासी कारकुनों को, वो नाराज होते रहे डॉक्टर साहब, लेकिन सच्चाई तो बयान करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस डर से, इस खौफ से हम खामोश रहेंगे, 3 नस्लें हम गंवा चुके हैं। अगर हम मज़ीद खामोश रहेंगे कि लोग नाराज़ हो जाएँगे, तो फिर इसको क्या इस बनेगा मुल्क इसको और इस तरह से कौम भी का? देखा जा नाराज़ होते हैं सकता है तो ना, होते रहें। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है ना कि दिस इज़ योर वर्ज़न ऑफ द इवेंट्स। अब मिसल आपने आपने ये बात कही है कि पाकिस्तान की कोख से जन्म लिया माज़रा शुमारी ने। इसको ये कहा जा सकता है ना कि सियालकोट में इसका वजूद अमल में आया, ठीक है जी? तो इसका मतलब सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा है ना सर। हाँ, इसका देखिए ना, मतलब ये मैं एक रियासती शहरी हूँ ना डॉक्टर साहब, मैं नहीं, एक नहीं, रियासती नहीं, नहीं, शहरी नहीं, हूँ। सवाल सवाल मुकम्मल मेरे करने नाम दें। पे सियासत की गई है ना डॉक्टर साहब, या मेरे मुस्तकबिल पे सियासत की गई है, मेरी आइंदा नस्लें जो है सफ़र कर रही हैं। नहीं, नहीं, मुझे क्या सवाल को मेरा कर ये हक नहीं बनता है कि मैं पूछूँ कि ये प्रोफ़ेसर ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान ने मुझ पे कब्ज़ा किया हुआ था, मेरी रियासत पे कब्ज़ा किया हुआ था, जी। मेरी रियासत का मसला पाकिस्तान ने पैदा किया, तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन सियालकोट में क्यों बनाई गई? अच्छा, प्रोफ़ेसर मुझे एक मैं सवाल ये करने दें, मैं कन्विंस किया जाए ना मुझे सर। नहीं कर पहले तो ये कह दीजिए कि वहाँ पर वजूद अमल में आया। लेकिन बात ये है कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या माज़रा शुमारी पाकिस्तान के झंडे को प्रमोट कर रही थी? जहाँ तक मैं समझता हूँ आंसर इज़ नो। वो उनके झंडे को प्रमोट नहीं कर रही थी और ना ही ये कि उनके सहूलतकार बनी हुई थी और एक्ट 74 की तो सबसे ज़्यादा मुखालफत तो माज़रा शुमारी ने की है। सर देखिए, एक्ट 74 की मुखालफत कौन-सी माज़रा-ए-शुमारी ने की है? क्या मकबूल भट्ट साहब माज़रा-ए-शुमारी के लीडर नहीं थे? लीडर थे, क्यों नहीं? मैं अब सवाल कर रहा हूँ। लीडर थे ना, आप मानते हैं? जी, जी। मकबूल भट्ट साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा एक्ट 74 के को ऑन करके। हाँ, उन्होंने इलेक्शन लड़ा हूँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बस प्लीज़ इधर ही। डॉक्टर साहब, ये कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं है। आप अखबार में जो बयान दे रहे हैं, क्या हमने उसको लेके चलना है या हम अमल जो बंदा कर रहा है, हमने उसको देखना है? एक बंदा जो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुँह में राम राम। एक बंदा मतलब आपको आपसे गले मिलने के लिए आता है और वो कहता है जी कि वो जी डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं जी, आप जितना बड़ा दानिश्वर मैंने कभी देखा ही नहीं है, आप बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, बड़ा मैं आपसे मुतासिर हूँ और मैं ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं आज आपसे मिल रहा हूँ। और वो गले मिलता है और उसके बाद खंजर निकाल के आपके सीने में 7 वार करता है और हुँ। मतलब हम उस बंदे के मुँह से जो निकले हुए अल्फाज़ हैं, हम उनको देखेंगे या कानून बाद में, या दुनिया उसको वैसा देखेगी, या उसने जो अच्छा 7 खंजर मारे उसको देखेंगे।
आधा घंटा होने वाला है, मैं इसको थोड़ा-सा कंक्लूड करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे टॉपिक पर आ गए हैं जो छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। तो इसलिए कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है और हसास टॉपिक है। भई मैं फिर इसको कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी? माज़ के साथ मैंने बड़े क्लोज़ली काम किया, मैं माज़ का कभी भी मेंबर नहीं रहा। उनके लोगों से काम भी के साथ काम भी किया, उनकी क्रिटिसिज़्म भी बर्दाश्त की है, अभी भी करता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माज़ अभी मौजूद है, ख़त्म नहीं हुई, आपने कहा था ख़त्म हो गई है। ठीक है? ये डॉक्टर साहब मैं वजह अर्ज़ करूँ? मैं यहाँ पे अब्दुल खालिक अंसारी साहब मीरपुर में हमारा घर होता था सर सेक्टर A5 में और अब्दुल खालिक अंसारी साहब का घर था सेक्टर B2 में। एंड जो लोग मीरपुर की ज्योग्राफी को समझते हैं, B2 इज़ नेक्स्ट टू A5 और मेरे घर से अब्दुल खालिक अंसारी साहब के घर का फासला आधा मील भी नहीं था। और हम अब्दुल खालिक अंसारी साहब से उनके दफ्तर में भी मिलते थे, मतलब उनके बच्चे भी एनएसएफ में होते थे, वो भी उनसे भी मेल मुलाकात रहती थी, बाकी महाज के लोगों से भी, साबर अंसारी साहब के साथ, अजीम दाद साहब के साथ, बाकी लोग, अजीम दाद साहब तो मर्जी सदर भी रहे जम्मू कश्मीर एनएसएफ के, तो मुलाकातें रहती थी। मीरपुर की सियासत हमसे बेहतर सर डॉक्टर साहब कौन जानता है। बहादुर शुमारी ने हमेशा एलानिया तौर पे ये आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी चौधरी नूर हुसैन साहब की, बैरिस्टर सुल्तान साहब की, बाद में जिस भी पार्टी में जगह, हमेशा महाजर शुमारी की क़यादत में एलानिया तौर पे तमाम इंतखाबात में भरपूर कैंपेन चलाई, भरपूर मदद की और वोट दिए इनको, इनकी सपोर्ट की बैरिस्टर सुल्तान साहब की पार्टी की हमेशा। क्या ये एक्ट 74 के मैं तहत इस इलेक्शन नहीं लड़ते थे? ये इलेक्शन कोल ऑफ फेम में क्या थोड़ा-सा तजाद है डॉक्टर साहब? थोड़ा-सा मुझे थोड़ी-सी ना मैं सवाल पूरा नहीं कर सका था। देखिए, जो इलेक्शन की कोई डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है? किसी न किसी की सपोर्ट करनी पड़ती है, वहाँ वो ज़िंदा भी तो रहना होता है ना। मैं इसमें ये कह रहा था कि मैं नहीं ये समझता कि माज़रा शुमारी जो है ना, किसी तरीके से सहूलतकार थी पाकिस्तान की या पाकिस्तान की मफादात की निगरान थी, मैं इसको नहीं कबूल करता। और नहीं, माज़रा शुमारी माज़रा महाजर शुमारी के अंदर सर ऐसे लीडर मौजूद थे जो पाकिस्तानी मुफादात की अ, निगरानी कर रहे थे या पाकिस्तानी मुफादात के मुताबिक काम कर रहे थे, या जिनकी सोच, इवन देखिए ना, मैं खुद ये कौन समझता हूँ कि वैसे कौन महाजर शुमारी, वो कौन थे? मतलब वो लीडर कौन थे? देखें उसमें दो लीडर तो मैं अभी आपको नाम बता देता हूँ। मतलब आप एक अब्दुल खालिक अंसारी साहब के हवाले से कहते हैं, मैंने अब्दुल खालिक अंसारी साहब के हवाले से तो आपको बता दिया। लेकिन ये फिर बात ये अगेन ये आ जाती है कि कौल और फेल में तजाद, सियासी कायदीन के कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे बाद में डिबेट करते हैं। लेकिन अमानुल्लाह खान साहब तो अपनी किताब में लिख गए हैं, और आपसे बेहतर अमानुल्लाह खान साहब को डॉक्टर साहब कौन जानता है। आप आप लिबरेशन फ्रंट में क्या थे? नहीं देखा, लिबरेशन फ्रंट अलग चैप्टर है उस मैं अर्ज करता हूँ ना सर, नहीं मैं अर्ज करता हूँ, वो क्या वो अमानुल्लाह साहब जो 1966 में जो महाजरा शुमारी बनी, उसका क्या ओहदा था उनके पास? ठीक है। मैं देखिए ना, वो बात वाली मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं ये समझने से कासिर हूँ या कम से कम आज़म नहीं कर सकता कि माज़रा शुमारी बहसीत जमात पाकिस्तान की सूरतकार थी या उनके मफदात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इन माज़ के लीडरों ने पाकिस्तानी पॉलिसी को एक्सपोज़ किया और इसके लिए उनको तकलीफ़ों का भी ये निशाना बनाया गया। जेलों में बंद किया गया उनको, ठीक है? लेकिन कुछ ठीक है, अभी परफेक्ट कोई चीज़ भी नहीं होती। ये हो सकता है कि जैसे आपने कहा भी हो सकता है कि किसी लीडर ने किसी वक़्त पर कोई ऐसी बात कही हो जो पाकिस्तान के हक़ में जाती हो। लेकिन उसका तनाज़ुर हमें देखना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव क्या था उसमें, कॉन्टेक्स्ट क्या सर था। सर मैं इसमें अर्ज करूं कि देखें, जो महाजरा शुमारी के 3 लीडर्स हैं, हम या महाजरा शुमारी की, अगर फिर इस पे फिर एक बात बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, 2 का आपने ज़िक्र लंबी किया, होनी चाहिए, दो का आपने गुफ्तगू ज़िक्र होनी किया, चाहिए। मामला खान साहब और खालिद अंसारी साहब। इनका आप कह रहे नहीं, हैं कि नहीं, मैं मकबूल भट्ट साहब के बारे में भी बात होगी। मकबूल भट्ट साहब का किरदार क्या है, उस पे भी हम बात करेंगे। मैंने कहा कि खालिद अंसारी साहब के किरदार पे तो मैंने बात कर दी थी कि खालिद अंसारी साहब जब मुल्क और कौम के, देखे ना, जो सियासी जमात होती है, हर सियासी जमात का जो हेड होता है या सरबराह होता है, उसको आप मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म समझें। उसका कैलिबर, उसका कैरेक्टर, उसकी सोच, फ़िक्र, उसका कौल और फ़ेल, मतलब मुल्क के हुक्मरान जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो किसी वक़्त भी वो जमात जो है वो मुल्क की क़यादत सँभाल सकती है। तो उसमें किसी किस्म की कोई लग़ज़श या किसी किस्म की कोई अच्छा चूक की तो अच्छा, इस गुंजाइश बात नहीं पर है। अच्छा चलिए, मैं मेरे ख़्याल में हमें यहाँ पर प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहिए क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, ठीक है ऑलरेडी। तो चूँकि ये जो टॉपिक है मेरे ख़्याल में जो माज़गा शुरू हुआ, जिस तरीके से आपने इसको पेश किया, इस पर मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। और अगर अगर आप पसंद करें,
तो नेक्स्ट जो एपिसोड है, चूँकि मैं तो सोच रहा था कि 1 एपिसोड में खत्म हो जाएगा। फिर मैंने सोचा 2 में खत्म हो जाएगा, तो अब तो चूँकि एक नया, यानी मैं समझ गया हूँ नया मार्ग खुल गया एक लिहाज से। तो इस पर हमें दोबारा बात करनी पड़ेगी, तो अगर आप पसंद करें तो हम नेक्स्ट एक प्रोग्राम रख लें। क्योंकि मुझे मैं मैं जो हाज़िर हूँ डॉक्टर साहब। आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना मुहावरा शुमारी के बारे में, मैं ज़ाती तौर पर उस पे सैटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है जी? मेरा ठीक है, अपना नहीं व्यू है, आपका आप आपका हक बनता है सर, आप इख्तिलाफ करें और हाँ, ये मुस्बत इख्तिलाफ होना भी चाहिए। हाँ। मैं भी अपना नुक्ता नज़र बयान करूँगा, जो मेरे ऐतराज़ात हैं, वो भी मैं बयान करूँगा। तो क्योंकि खालिद अंसारी डॉक्टर साहब साहब मैं हमारे हाज़िर हूँ, हमारे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। जी, चलिए ठीक है, हम इसी पर ख़त्म करते हैं नाज़रीन। आपने प्रोग्राम सुना, प्रोफ़ेसर सज्जाद राजा साहब अपने अंदाज़ में, अपने इल्म के मुताबिक कुछ हक़ाइक़ बयान कर रहे थे, जिनसे आप चाहें तो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, चाहें तो उनको उन पर उनको सच मान लें। और ये भी है कि अगर आप सवाल करना चाहते हैं, प्लीज़ डू आस्क। मुझे प्रोग्राम में कर दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप पर भी कर दें, हम उसको विल टेक इट अप अगेन। और आज भी कुछ सवाल थे, मैं मज़ीद जो करना चाहूँगा, आई विल टेक इट फर्दर। अगर यह बात आप शुरू हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि इसको किसी जगह पर पहुँचाना चाहिए, यानी ये आधे रास्ते में छोड़ना कम से कम मेरा काम नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ सज्जाद राजा साहब जो हैं इज़ प्रिपेयर्ड टू फेस द क्रिटिसिज़्म एंड फेस द म्यूज़िक। आई एम अवेलेबल सर, आर यू रेडी? यस? आई एम रेडी ओके, सर। वी लीव इट एट दैट जनाब, हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। एंड राजा साहब, आप भी अगर लास्ट बात करना चाहें तो? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। जो भी आपके सवालात हैं या क्रिटिसिज़्म है आप कीजिए और हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आखिरी बात ये करूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अक़ल कुल हूँ या मैं ही सही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दलाइल और सबूतों के साथ गलत साबित कर दीजिए, तो मैं जो सही बात है हम उसको फौरी तौर पे ऑन करेंगे और माफ़ी भी माँगेंगे अपनी गलती की। नहीं, आई एग्री। बात ये होनी चाहिए, या तारीखी हवाला, कोई सबूत होना चाहिए, या कोई अक़ली दलील होनी चाहिए। येस, आई एग्री विद दैट। जज़्बात का से कोई काम नहीं है। ठीक है ना? हमारी जी, तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।